लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। नेतन्याहू प्ले ट्रम्प एंड अमेरिकन ज्यू फॉर फूल्स अगेन। इस शीर्षक से द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर तीखा हमला किया गया है। लेखक का साफ कहना है कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी यहूदी समुदाय दोनों को गुमराह कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नेतन्याहू दुनिया का ध्यान ईरान के परमाणु खतरे पर केंद्रित रखते हुए वेस्ट बैंक और गाजा में ऐसी नीतियां आगे बढ़ा रहे हैं जो न केवल फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कमजोर करती हैं, बल्कि इसराइल को स्थायी टकराव और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की ओर धकेलती हैं। लेख में पूर्व प्रधानमंत्री ऑलमार्ट के हवाले से कहा गया है कि वेस्ट बैंक में हिंसक बस्तियों का विस्तार और फिलिस्तीनियों को हटाने की कोशिशें नैतिक रूप से गलत और खतरनाक हैं। लेखक का तर्क है, अगर इजराइल लाखों फिलिस्तीनियों पर स्थायी नियंत्रण रखना चाहता है और उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं देता, तो ये व्यवस्था रंग भेद जैसे ढांचे में बदल सकती है। इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में यहूदियों की सुरक्षा और अमेरिकी इजराइल संबंधों पर भी पड़ेगा। लेख ये भी कहता है कि नेतन्याहू की सरकार न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने, भ्रष्टाचार के मामलों से बचने और सत्ता बनाए रखने के लिए कठोर राष्ट्रवादी और धार्मिक समूहों पर निर्भर है। इससे इजराइल की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। दूसरी ओर, लेखक का मानना है कि यदि इजराइल दो राष्ट्र समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए, तो सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के साथ शांति का रास्ता खुल सकता है, जिससे अमेरिका को भी रणनीतिक लाभ होगा। सरल भाषा में ये लेख चेतावनी देता है कि केवल ईरान को खतरा बताकर बाकी मुद्दों से आंख मूंद लेना बड़ी भूल होगी। असली चुनौती नेतन्याहू की अंदरूनी नीतियां हैं, जो इजराइल की लोकतांत्रिक पहचान, अमेरिका से उसके रिश्तों और वैश्विक यहूदी समुदाय की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है। लेख का संदेश साफ है, अगर अमेरिका ने आंखें बंद रखी तो हालात और बिगड़ेंगे। लेट्स माइक आज का अखबार। The Guardian view on suicide following domestic abuse, justice is not being done for victims। इस शीर्षक से द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय घरेलू हिंसा के बाद होने वाली आत्महत्याओं को लेकर व्यवस्था की असंवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठाता है। संपादकीय में कहा गया है कि जहरीले और हिंसक रिश्तों में फंसी महिलाओं में से कई अपने उत्पीड़क साथी द्वारा मारे जाने से पहले ही खुद अपनी जान ले लेती हैं। 2024 में नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल के डोमेस्टिक होमिसाइड प्रोजेक्ट के अनुसार 98 संदिग्ध आत्महत्याएं घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं, जबकि 80 मामलों में महिलाओं की हत्या उनके साथियों ने की। यानी घरेलू हिंसा से जुड़ी आत्महत्याएं हत्याओं से भी अधिक हैं। संपादकीय में कैटी मेडेन का मामला उदाहरण के तौर पर सामने रखा गया है, जिन्होंने 2023 में आत्महत्या कर ली। कोरोनर ने माना कि उनका लंबे समय से चल रहा हिंसक और विषाक्त संबंध उनकी मौत का कारण बना, लेकिन इस पर कोई आपराधिक जांच नहीं हुई। लेख का कहना है, पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में गहराई से जांच नहीं करती। ना फोन जब्त होते हैं, ना घटनास्थल को अपराध स्थल की तरह देखा जाता है। इससे पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता और दोषी जवाबदेह नहीं ठहराए जाते। संपादकीय ये भी बताता है कि 2017 के बाद से घरेलू हिंसा से जुड़ी आत्महत्या में केवल एक ही सफल अभियोजन हुआ है। इसे चौंकाने वाला रिकॉर्ड बताया गया है। संस्था एडवोसरी आफ्टर फेटल डोमेस्टिक अब्यूज ने मांग की है कि घरेलू हिंसा से प्रेरित आत्महत्या के लिए अलग कानून बनाया जाए, ताकि ये माना जा सके कि ऐसी आत्महत्या पूरी तरह स्वैच्छिक नहीं होगी, बल्कि लंबे समय तक चले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का परिणाम होती है। सरल भाषा में ये लेख कहना चाहता है कि इन मौतों को केवल आत्महत्या कहकर फाइल बंद कर देना अन्याय है। असल सवाल यह है कि महिलाओं को इतनी मजबूरी और निराशा की स्थिति में किसने पहुंचाया। जब तक पुलिस और कानून व्यवस्था घरेलू हिंसा के संदर्भ को गंभीरता से नहीं समझेगी, तब तक न पीड़ितों को न्याय मिलेगा, न दोषियों को सजा।
हैज बांग्लादेश न्यू पीएम नेम्ड स्टूडेंट लीडर्स टू हिज कैबिनेट। इस शीर्षक से अल जजीरा में प्रकाशित लेख बांग्लादेश की नई सरकार में छात्र आंदोलन से उभरे नेताओं की भागीदारी को लेकर चर्चा करता है। लेख में बताया गया है कि तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 49 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया है। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हुए चुनावों में जीत दर्ज की। खास बात यह है कि कैबिनेट में 2 ऐसे चेहरे शामिल किए गए हैं, नूरुल हक नूर और जुनैद अबुल रहीम साकी, जो 2024 के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाकर उभरे थे। लेख के अनुसार नूरुल हक नूर 2018 के एंटी जॉब कोटा आंदोलन से चर्चा में आए और बाद में 2024 के छात्र विद्रोह में सक्रिय रहे। वो अब सहयोगी दल के समर्थन से सांसद बने हैं। वहीं जोनायद साकी एक वामपंथी झुकाव वाले नेता हैं, जो लंबे समय से अधिनायकवाद के खिलाफ सक्रिय रहे हैं और इस बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। दोनों सीधे बीएनपी से नहीं हैं, बल्कि गठबंधन सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्लेषकों का मानना है इनकी नियुक्ति 2 कारणों से हुई। एक, गठबंधन सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देना, दूसरा 2024 के आंदोलन में उनकी भूमिका को मान्यता देना। हालांकि दोनों को कनिष्ठ मंत्री बनाया गया है, जिससे साफ है उन्हें सीमित अधिकार मिलेंगे। लेख बताता है कि नई कैबिनेट में अधिकतर मंत्री पहली बार सरकार चला रहे हैं, इसलिए अनुभव की कमी भी एक चुनौती हो सकती है। लेख ये भी बताता है कि छात्र आंदोलन से बनी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव में बड़ी सफलता नहीं मिली और अब वो विपक्ष में बैठेगी। सरल भाषा में ये लेख बताना चाहता है कि बांग्लादेश की नई सरकार में छात्र आंदोलन के नेताओं को जगह देकर प्रधानमंत्री ने एक संतुलन साधने की कोशिश की है। गठबंधन की राजनीति भी निभाई और आंदोलन की भावना को भी सम्मान दिया। हालांकि असली परीक्षा अब शासन चलाने में होगी। रमजान रिलीफ शीर्षक से डॉन में प्रकाशित संपादकीय में पाकिस्तान में रमजान से पहले बढ़ती महंगाई और सरकारी राहत उपायों पर चर्चा की गई है। संपादकीय में कहा गया है कि हर साल की तरह इस बार भी रमजान से पहले रोजे के महीने में ज्यादा मांग वाले खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मांग और आपूर्ति के असंतुलन के साथ साथ कुछ व्यापारियों की मुनाफाखोरी भी इसका कारण है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है, जो महंगाई के कारण ढंग का इफ्तार नहीं कर पाते। संपादकीय में बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने 38 अरब रुपए के रमजान पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 1.2 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को डिजिटल वॉलेट या बैंक ट्रांसफर के जरिए सीधे मदद दी जाएगी। पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घटिया सामान और लंबी कतारों की शिकायतें आती थीं, लेकिन इस बार सीधी नकद सहायता को बेहतर विकल्प बताया गया है। हालांकि लेख ये भी कहता है कि सिर्फ राहत पैकेज काफी नहीं है। सस्ता और बचत बाजारों में सामान की गुणवत्ता सुधारनी होगी और खुले बाजार में कीमतों की सख्त निगरानी करनी होगी। खासकर कराची जैसे शहरों में आधिकारिक रेट लिस्ट का पालन नहीं हो रहा। प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि तय दरें हकीकत के मुताबिक हों और जो दुकानदार ज्यादा कीमत वसूलें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सरल शब्दों में संपादकीय कहता है कि रमजान राहत सिर्फ घोषणा से नहीं, बल्कि सख्त निगरानी और ईमानदार अमल से मिलेगी। व्यापारी मुनाफा कमाएं, लेकिन जनता को लूट कर नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि आम आदमी को बुनियादी खाद्य पदार्थ वाजिब दाम पर मिले। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. आप सुन रहे थे